हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में अपन अध्याय 6 पढ़ेंगे, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और बाकी के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका। ठीक है, तो क्षेत्रवाद की भूमिका के लिए समझाइए, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका को स्पष्ट कीजिए या समझाइए। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रवाद की वजह से भारत के अनेक क्षेत्रों में आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रवाद की वजह से लोग क्या हो रहे हैं, मतलब लोगों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। क्षेत्रवाद पाए किस प्रकार जाते हैं, जैसे जाति के आधार पर, है ना, जातीय क्षेत्र हो गया, या फिर भाषा के आधार पर भी क्षेत्रवाद पाए जाते हैं, है ना, और राजनीति के आधार पर भी क्षेत्रवाद पाए जाते हैं। तो मतलब लोगों के बीच अपने क्षेत्र को लेकर के संघर्ष होता है, मतलब लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्षेत्रवाद कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रवाद की वजह से भारत के अनेक क्षेत्रों में आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रवाद के कारण कुछ स्वार्थी नेता और संगठन विकसित होने लगते हैं, यानी कि उन्हें पता है इस क्षेत्र में इस तरह के लोग हैं, तो वहाँ पर कुछ स्वार्थी नेता और संगठन मतलब पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। वो स्वार्थी नेता क्या करते हैं, लोग जनता के लिए भड़काते रहते हैं, क्योंकि अगर क्षेत्रवाद नहीं होगा तो उन्हें वोट कौन करेगा। उन्हें पता अगर यहाँ पर क्षेत्रवाद होगा मतलब इस क्षेत्र की जनता तो उन्हें वोट करेगी ही, है ना। तो मतलब इनका काम ही यही होता है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना। क्षेत्रवाद के कारण कुछ स्वार्थी नेता, ठीक है, और संगठन विकसित होने लगते हैं जो जनता की भावनाओं को उभार कर अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। वो जनता की आवाज़ को बढ़ाते हैं, उनकी भावनाओं को समझ करके जनता को इकट्ठा करते हैं और सरकार के सामने मांग रखते हैं कि ये जनता आपसे खुश नहीं है, मतलब इस क्षेत्र से खुश नहीं है, इसको अलग क्षेत्र में डिवाइड कर दिया जाए। जैसे बात करें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था, है ना। अब उत्तराखंड कट करके अलग हो गया है, उत्तर प्रदेश से कट करके अलग हो गया, वो अलग प्रदेश बन गया। क्यों हो गया, मतलब वहाँ पर कुछ स्वार्थी नेता और संगठन उत्पन्न हुए, है ना, और उन्होंने मांग की कि हमारा जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश से काट करके अलग कर दिया जाए, उत्तराखंड बना दिया जाए। क्यों, उनने जनता को बताया, समझाया कि जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी दूर पड़ती है, उधर वाले लोगों के लिए, है ना। राजधानी में अगर कोई काम होगा तो लखनऊ उन्हें जाना होगा, लखनऊ बहुत दूर पड़ता है उन लोगों के लिए, कि हमें दिक्कतें होती हैं। हमारा क्षेत्र अलग कर दिया जाए ताकि हमारी जो राजधानी है वो कहीं पास में बन जाए। देहरादून में है उत्तराखंड की राजधानी, है ना। और उनके लिए अगर कोर्ट में जाना होता था, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ पे है पता होगा आपको, इलाहाबाद में है ना। तो उत्तराखंड के लोग जो पहले उत्तर प्रदेश में ही शामिल था, तो उनके लिए इलाहाबाद जाना भी मुश्किल होता था, है ना। तो वहाँ के लोगों ने मतलब संगठन बनाया और वहाँ स्वार्थी नेता उत्पन्न हुए, उन्होंने जनता की भावनाओं को उठाया और अपने क्षेत्र को अलग करवा लिया, है ना, अलग प्रदेश बन गया उत्तराखंड। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे मतलब क्षेत्रवाद क्या होता है और स्वार्थी नेता कैसे अलग करवा देते हैं, प्रदेश के लिए बंटवारा करवा देते हैं, है ना। क्षेत्रवाद की भावनाओं की वजह से नए राज्यों की मांग की जाती है, जैसे उत्तराखंड की मांग की गई, है ना, और मतलब ऐसे बहुत से राज्य बने हैं अपने प्रदेश में, मैं आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्षेत्रवाद के ही कारण नए नए राज्यों का उदय हुआ है। स्वार्थी तत्व कौन होते हैं, ये नेता लोग होते हैं स्वार्थी, है ना, क्योंकि उन्हें पता है इस क्षेत्र में अगर अलग कट जाएगा तो आगे चल के वहाँ का जो नेता होगा जिसने वहाँ का बंटवारा कराया होगा वो वहाँ से चुनाव लड़ेगा और जीतेगा, मुख्यमंत्री वगैरह बनेगा, है ना। इसकी वजह से वो मतलब अलग अलग क्षेत्रों को बांटना चाहते हैं ताकि उन्हें फ़ायदा हो, है ना। तो स्वार्थी तत्वों द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दिया जाता है, मतलब वो असंतुलन पैदा करते हैं लोगों के बीच, जो बैलेंस चल रहा है उसमें खटास डालते हैं, है ना, ताकि लोग नाराज़ हो जाएं। इस असंतोष को अलगाव का रूप प्रदान किया जाता है। अलगाव मतलब हम इस क्षेत्र से अलग होना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं अलगाव। ठीक है, उसके बाद है क्षेत्रवाद के कारण उपक्षेत्रवाद। मतलब उपक्षेत्रवाद का मतलब होता है छोटे छोटे क्षेत्र का उदय होता है। ठीक है, स्वार्थी तत्वों द्वारा असंतुलन को बढ़ावा दिया जाता है तथा इस असंतोष को पृथकवाद का रूप प्रदान किया जाता है। पृथकवाद का मतलब होता है
अलगाव मतलब बंटवारे की राजनीति जिसे बोल सकते हैं, मतलब वो मतलब चाहते हैं कि हमारा बंटवारा कर दिया जाए, इस क्षेत्र से अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पृथकवाद। पृथकवाद का मतलब है जैसे ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ से इसे अलग कर दिया जाए तो ये पृथक हो गया है ना, इस ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे बंटवारा या अलगाव या क्षेत्रवाद, पृथकवाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, आई होप आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याएं। तो देखते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की प्रमुख समस्याएं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में से त्रिपुरा को अगर छोड़ दें, ठीक है, अगर त्रिपुरा को छोड़ दिया जाए तो ये संपूर्ण क्षेत्र असम कहलाता है। ठीक है, जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इन तीनों में से अगर हम त्रिपुरा को छोड़ दें तो ये पूरा क्षेत्र असम कहलाता है। ठीक है, आज़ादी के बाद त्रिपुरा, मणिपुर तथा मेघालय का विलय भारत संघ में हो गया। ठीक है, पहले तो ये अलग अलग मतलब थे, त्रिपुरा अलग था, मणिपुर अलग और मेघालय अलग। आज़ादी के बाद ये तीनों किस में शामिल हो गए? भारत संघ में। ठीक है, यानी कि भारत में शामिल हो गए, भारत संघ में शामिल हो गए। ठीक है, और नागालैंड 1963 में राज्य बना, भारत संघ का राज्य बना 1963 में। और 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर, देखो त्रिपुरा बनता 1972 में, और इसी के साथ मणिपुर और मेघालय ये राज्य, इन्हें भी राज्य का दर्जा मिल जाता है, यानी कि भारत संघ के ये राज्य बनते हैं 1972 में। क्वेश्चन विकल्प वाले में पूछा जा सकता है। ठीक है, नागालैंड भारत संघ का राज्य कब बना? तो 1963 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1887 में राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, तो इन राज्यों की समस्याएं क्या हैं प्रमुख, अब देखते हैं। पहली समस्या, ये राज्य बहुत पिछड़े हुए थे, मतलब ज़्यादातर ये सीमावर्ती राज्य हैं, भारत संघ की, भारत के सीमा पर स्थित ज़्यादातर ऐसे राज्य हैं जो सीमाओं पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये राज्य बहुत ही पिछड़े हुए हैं और आज़ादी के बाद इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो अब भी वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है? मतलब पिछड़ी हुई है। इन राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में जनसंख्या का प्रभाव बढ़ा है, मतलब इन राज्यों में क्या होता है, और जो पड़ोसी राज्यों की जनसंख्या आती रही है, ठीक है, उनका प्रभाव बढ़ा है, जिससे मतलब यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है ख़राब हो गई है। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में विदेशी जातियाँ यहाँ आकर के बस गई हैं। विदेशी जैसे बात करें हम, और जो पश्चिम बंगाल है वहाँ बांग्लादेश की जनसंख्या आकर के बस गई है, तो वहाँ जनसंख्या बढ़ गई है ना। तो विदेशी जातियों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया, उनके उद्योग धंधों पर सरकार ने उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है ना। ठीक है, तो जिससे इनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, ख़राब हो गई है। बहुत बड़ी संख्या में विदेशी जातियाँ यहाँ आकर के बस गई, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई, चरमरा गई। ठीक है, इन समस्याओं को दूर करने के उपाय बताओ, मतलब इनकी जो समस्याएं हैं कैसे दूर हो सकती हैं। एक तो यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या इनकी यही है, यहाँ भारी लोग, विदेशी लोग आकर के बस रहे हैं लगातार अब भी। ठीक है, तो उन पर मतलब रोक लगाई जाए, बाहरी लोगों को इन राज्यों में प्रवेश ना दिया जाए। ठीक है, तो मतलब अगर जनसंख्या कम होगी तो खुशहाली आएगी, है ना, तरक्की करेंगे लोग, और जनसंख्या बढ़ती रही तो बेरोजगारी वहाँ भी बढ़ेगी, है ना। वैसे तो वो पिछड़े हुए हैं ही, बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ गई तो मतलब कभी नहीं सुधर पाएंगे, है ना। तो एक तो बाहरी लोगों को इन राज्यों में प्रवेश ना दिया जाए, और दूसरा आर्थिक विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो इन राज्यों पर सरकार का भी कम ध्यान जाता है। ठीक है, तो इनकी आर्थिक सहायता दी जाए सरकार के द्वारा, तो मतलब सुधार हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।